आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर एसआईआर पर जारी संग्राम की। बिहार में जारी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिनों से सुनवाई जारी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की कई दलीलों को सही माना है। आज सुनवाई का तीसरा दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है, ये खबर आपको दिखाएंगे। तो दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून में संशोधन किया है और अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और धर्मांतरण की साजिश रचने वालों को उम्र कैद तक की सजा मिलेगी। तो तीसरी खबर में बात करेंगे कुदरत के कहर की। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बादल फाड़ कहर जारी है। कुदरत ने उत्तराखंड के बाद हिमाचल में कहर बरपाया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। आपको दिखाएंगे तबाही का मंजर। चौथी खबर में बात करेंगे गाजियाबाद में स्कूल में टीके को लेकर मचे घमासान की। गाजियाबाद के एक स्कूल में छात्राएं टीका लगाकर स्कूल पहुंची तो उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया है। ये 4 बड़ी खबरें 9 बजे की, जिन पर हमारी नजर रहेगी। एक एक करके आपको सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। 4 बड़ी खबरें जिन्हें विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। एसआईआर पर जारी सुप्रीम सुनवाई, कुदरत का बादल फाड़ कहर, उत्तराखंड में धर्मांतरण पर उम्र कैद और स्कूल में टीके पर विवाद क्यों, ये 4 बड़ी खबरें जिन्हें एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वोटर लिस्ट और एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज तीसरे दिन। बिहार में जारी एसआईआर के मुद्दे पर 2 दिन बहस हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर पर संग्राम जारी है। विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर महासुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई का आज तीसरा दिन है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मुद्दे पर बड़ा फैसला सुना सकता है। तो बीते 2 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के बीच जबरदस्त जिरह भी देखने को मिली है। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। मनमाने ढंग से और बिना किसी उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम प्रक्रिया की जांच करेंगे और इसके बाद हम वैधता पर विचार करेंगे। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि ये केवल ड्राफ्ट रोल है, नागरिकों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है, किसी वैध नागरिक को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अहम फैसला सुना सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल एसआईआर को लेकर जिस तरह से लगातार बहस चल रही है और ऐसे में आज अहम फैसला भी सामने आ सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज तीसरे दिन की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। जो है एडीआर की तरफ से वो अपनी बहस को, वो अपनी दलीलों को रखेंगे। उसके बाद जो काउंटर आर्गुमेंट जो होगा, चुनाव आयोग की तरफ से काउंटर आर्गुमेंट होगा और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो होगा कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों ही अलग अलग पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपीयर होते हैं। दरअसल 2 दिनों की अगर आप सुनवाई के लबो-लबाब को देखें तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी टिप्पणियां जा रही हैं वो चुनाव आयोग के फेवर में जा रही हैं और इस बात से चुनाव आयोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन की सुनवाई में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था और स्पष्ट तौर पर कहा था कि वोटर आई कार्ड जो है वो नागरिकता का माफ करिएगा, ये आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। जो दूसरी बात कही गई है चुनाव सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कि ये जो 11 दस्तावेजों की बात हो रही है, अगर चुनाव आयोग इन सभी 11 दस्तावेजों को मैंडेटरी करता कि नहीं आपको ये 11 दस्तावेज लेकर ही आने हैं, तब इस मामले में दखल दिया जा सकता था। लेकिन चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि 11 दस्तावेज मैंडेटरी हैं, उनमें से एक दस्तावेज भी अगर आप लेकर आएंगे तो वोटर सूची में आपका नाम हो सकता है। और यही बात कोर्ट ने कही। जब जनवरी में बिहार में वोटर रिवीजन हुआ था इस साल, तो उस समय 7 दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने अनिवार्य किया था कि आपके पास 7 में से एक जो दस्तावेज है वो होना चाहिए। लेकिन अब जो
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 11 दस्तावेज, तो दस्तावेजों की संख्या यहाँ पर 4 और बढ़ा दी गई है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अदालत में ये कहा गया कि भाई ये दस्तावेज कहाँ से लेकर आएंगे, लोगों के पास तो प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे ज्यादा जो आईएएस है वो बिहार से आते हैं और बिहार में लोग पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और उनको पता है कि कब हमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उनके पास डॉक्यूमेंट रहते भी हैं। तो ये कहना कि वो 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएंगे, ये कतई उचित नहीं होगा। जो एक और अहम बात यहाँ पर अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान उठी, वो थी 65 लाख लोगों के नाम कटने को लेकर, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी साफ कह दी कि अगर कोई मृत है तो उसके नाम को अगर काटा गया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। 2 वोटर आई कार्ड जो हमारे आरपी एक्ट है वो भी इस बात को कहता है कि किसी भी मतदाता के पास 2 पहचान पत्र जो है वो नहीं होने चाहिए और इसको लेकर ऑलरेडी पहले से ही कानून जो है वो बना हुआ है। और आज भी सुनवाई जारी रहेगी, दिलचस्प सुनवाई है। अब देखना ये होगा कि अदालत का जो रुख रहता है वो क्या रहता है। बिल्कुल आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई कर रहा है और क्या कुछ फैसला आना आता है इस पर नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून सख्त हो गया है। उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी मिल गई है। जबरन धर्मांतरण पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा। तो उत्तराखंड की धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। देश में जिस तरह से धर्मांतरण की साजिश के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। यूपी से एमपी तक धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण को लेकर धामी कैबिनेट ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को हुई बैठक में इसके लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ये विधेयक गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन में पेश किया जाएगा और इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक मतांतरण के मामलों में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो इन प्रकरणों में आरोपितों को जल्द से जल्द जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। यानी उत्तराखंड की धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब जबरन किसी से भी धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है, इसको लेकर कानून सख्त हो गया है। यानी सबको धर्म स्वतंत्रता है। उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। जबरन धर्मांतरण करवाने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा होगी। तो उत्तराखंड की धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें लगातार जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे थे उन पर लगाम लगेगी, रोक लगाई जाएगी, क्योंकि इस कानून के बाद लोगों को ये स्वतंत्रता होगी कि वो चाहे किसी के भी साथ, किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति के साथ शादी करे, लेकिन वो अपने धर्म को स्वतंत्रता से पालन कर सकते हैं। और अगर जबरन कोई उनसे ये कहेगा कि वो अपना धर्मांतरण करे, धर्म परिवर्तन करे, तो इसके लिए ये कानून उन्हें उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए बाध्य होगा और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जो जबरन किसी के धर्म को परिवर्तन करवाएंगे। तो उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता कानून को एक तरह से बनने के लिए रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और उत्तराखंड की धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो ऐसे में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना धर्मांतरण अगर जबरन होता है उस वक्त तो होगा और इसके साथ साथ आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ये पूरा प्रावधान है और ऐसे में इन प्रकरणों में आरोपितों को जल्द से जल्द जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। तो काफी सख्त इस नियम को बनाया जा रहा है, इस कानून को बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला और ऐसे में हम देख रहे हैं जिस तरह से इस विधेयक को पारित किया गया, तो उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण पर कानून सख्ती से निपटेगा। तो यहाँ पर धर्मांतरण गैंग को लेकर ये बड़े बड़े खुलासे जब से हुए हैं और उत्तराखंड ने इसमें एक पहल भी कर दी है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से धामी कैबिनेट ने एक कड़ा रुख अपना लिया है, उससे समझा जा रहा है कि धर्मांतरण पर अब लगाम लगी जाएगी और खासतौर से जबरन धर्मांतरण पर ये बड़ी लगाम कसने की तैयारी है। बुधवार को हुई बैठक में इसके लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जल्द कानून बनेगा और ये विधेयक गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। तो इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी से। प्रदीप, देखिए बहुत बड़ी पहल है उत्तराखंड की तरफ से, विधेयक पारित हुआ है, और क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार धर्मांतरण के जो बढ़ते मामले हैं उनको लेकर ये धामी सरकार की सराहनीय पहल है। इसको लेकर हरिद्वार के जो महात्मा है, साधु संत है, इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं संतोष और आभार भी और आशीर्वाद भी धामी सरकार को व्यक्त किया है। लगातार जो है सरकार धर्मांतरण के ऐसे मामलों को रोकने के लिए धर्मांतरण की इस तरीके की, इसलिए इतनी सख्त सजा का प्रावधान जो है वो रखा गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा अगर कोई भी जबरन धर्मांतरण कराता है। क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं काफी मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक की बात करते हैं बहुत मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या इन पर अब लगाम लगाई जा सकती है, और अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसमें भी ये कानून लागू होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो 10 लाख तक का जो प्रावधान और आजीवन कारावास का जो प्रावधान है, इसके चलते लगभग धर्मांतरण के जो बढ़ रहे मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, यह माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संतोष जो है वो देखा गया है। बिल्कुल प्रदीप, और हमेशा हम देखते हैं कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं ऐसे बड़े फैसले लिए जाने के लिए जाना जाता है, और इससे पहले भी हमने देखा कई मामलों को लेकर सख्ती दिखाई गई थी। और कब तक ये कानून बन जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? जी मैं बताऊं, जैसे कि धामी सरकार लगातार इस कानून को बनाने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रही है, और हम लोगों की जो संभावना, जो अभी मीडिया रिपोर्ट है, जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करने की जो है संभावनाएं जो है वो बनाई जा सकती हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की बात कर लेते हैं, जहां पर 3 जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में तबाही मची है। कई मकान, गाड़ियां और पुल सैलाब में बह गए हैं। शिमला में प्रशासन ने गांव खाली करवाए हैं, तो लाहौल स्पीति में 3 पुल बह गए हैं। 2 नेशनल हाईवे समेत 325 सड़कें बंद कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, जहां पर 3 जगह बादल फाट तबाही देखी गई है। कई मकान, गाड़ियां, पुल इस सैलाब में बह गए हैं। शिमला में प्रशासन ने गांव खाली करा लिए हैं। तो 3 जगह हिमाचल में बादल फटने से तबाही। शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में तबाही मची है। कई मकान, गाड़ियां और पुल सैलाब में बह गए हैं। शिमला में प्रशासन ने गांव खाली कराए हैं। लाहौल स्पीति में 3 पुल बह गए हैं, तो 2 नेशनल हाईवे समेत 325 सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो एक बार फिर से ये तबाही देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 3 जगहों पर बादल फटा है। इसमें कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति शामिल है, और वहां का मंजर आप देख सकते हैं। कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बादल फटने के बाद यहां पर पानी का जो सैलाब है वो गांव को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जो घर थे वो इसमें बहते हुए नजर आए, गाड़ियां बह गई और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। तो तस्वीरें हैं ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां से बादल फाट तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में बादल फाड़ कहर जो देखा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये परेशानी बन के आया है। और ऐसे में उत्तराखंड के बाद हिमाचल में बादल फाड़ कहर साफ देखा जा सकता है। कुल्लू में 2 जगहों पर बादल फटने से तबाही की तस्वीरें सामने आई। लाहौल स्पीति की मयाड़ वैली के नाले में बाढ़ आ गई, तो वीडियो में धराली जैसा सैलाब का मंजर दिखाई दिया। शिमला और लाहौल स्पीति में कई पुल बह गए। हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की ताजा घटनाओं के बाद शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में कई पुल बह चुके हैं। तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 300 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद करनी पड़ी है। गानवी घाटी में बाढ़ से एक पुलिस चौकी बह गई, जबकि शिमला जिले में भारी बारिश के बाद एक बस स्टैंड और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 पुल बह जाने से जिले की कूट और कियाव पंचायतों का संपर्क कट गया है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और वहीं लखनऊ में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। विधानसभा और केजीएमयू कैंपस में पानी भर गया है। बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में विधानसभा और केजीएमयू के कैंपस में भी पानी भरा, घुटनों तक ये पानी भर चुका है। लखनऊ में जोरदार बारिश हुई है और बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर भारी जल भराव की स्थिति बन गई है। केजीएमयू में भी पानी घुस चुका है। यहाँ पर मरीज परेशान हो रहे हैं, और जिस तरह से
सड़कों पर पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है, दरिया बन गई है सड़कें। ऐसे में यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल परिसर की तस्वीरें जहां पर भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से। अभिषेक, क्या जानकारी? जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति हो चुकी है, लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही है। ये लगातार कुछ घंटों की बारिश ने जो गाजियाबाद नगर निगम है और प्रशासन की लगातार पोल खोल कर रखती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि किस तरीके से जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जगह जगह रईसी इलाकों में भी जल भराव की समस्या देखी जा रही है और लगातार जो है कि हर जगह जल भराव है और जनमानस जो है वो बारिश के पानी में से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अभी बस थोड़ी देर के लिए ही बारिश रुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद जो नगर निगम है वो बड़े बड़े दावे कर रही थी। मानसून सत्र के कई करोड़ रुपए अलॉट हुए थे नालों की सफाई करने के लिए, मगर उसके बावजूद गाजियाबाद के रईस इलाके जो हैं उनमें भी जल भराव की समस्या देखी जा सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो आवागमन करने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले या ऑफिस जाने वाले, उन्हें कम से कम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हर जगह जल भराव है। कम से कम घुटनों घुटनों तक पानी है और वहां से उनकी जिंदगी जो सुबह अपने अपने कामों पे जा रहे हैं उन्हें जल्द से होकर आवागमन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और क्या माना जाए कि यहाँ पर एक तरह से जो प्रशासन है वो सही से काम नहीं करता, नगर निगम की यहाँ पर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं निभाई जाती, और ऐसे में समय रहते अगर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तो इतना वाटर लॉगिंग नहीं होगा। जी, साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे गाजियाबाद में कुछ देर की बारिश ने क्या आदमी की जो जिंदगी है वो रोजमर्यादा वाली जिंदगी है उस पर एकदम लगाम लगा दी है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से जगह जगह जल भराव की समस्या। वहीं सरकार शासन प्रशासन द्वारा बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट था, मानसून अलर्ट था, उसके बावजूद उनकी व्यवस्थाएं जो है वो काफी चरमराई हुई रही हैं। और देखने वाली बात यह है कि प्रशासन द्वारा जो बारिश को लेकर, जो जल भराव को लेकर पहले से जो तैयारियां करने की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं उनके जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, और ये हर साल का ही एक तरह से हम कह सकते हैं मंजर है, क्या इससे भी सबक नहीं लेता प्रशासन? जी अभिषेक, हम जिस तरह से कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो लगातार हमेशा देखता है जल भराव की स्थिति बनी हुई है सड़कों पर, कितनी परेशानी हो रही है, उसके बाद भी कोई सबक प्रशासन लेता नहीं है। क्या आखिर इसके पीछे की वजह है? जो लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो वाहन है वो लगातार आवागमन कर रहे हैं और वहीं उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जगह तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कि लोग गाड़ी से जा रहे हैं मगर पानी में गाड़ी बंद हो गई है या फिर गीले होकर जूझते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से ये मौसम चल रहा है, बीमारियों का भी अलर्ट है। तो ये जो पानी है, मैं एक बार अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि ये जो पानी है ये गंदा पानी है, नालियों का पानी है। इससे बीमारी की भी जो घटना है वो बढ़ सकती है। और बिल्कुल, और ये पानी कहीं ना कहीं संक्रमण लोगों को दे सकता है अभिषेक, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ड्रेनेज का वाटर भी है, यानी कि इससे गंभीर बीमारियां भी लोगों को हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अभिषेक। तो जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रशासन की पोल यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के स्कूल में टीके को लेकर संग्राम हुआ है। माथे पर टीका लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया। टीका लगाकर आने पर छात्राओं को निकाला गया। तो राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मंगलवार को माथे पर टीका लगाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि कुछ छात्राओं को टीका लगाने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोग स्कूल के बाहर जुट गए और सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शिक्षिकाओं के साथ बहस हो गई। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और मौके पर शांति बहाल की। तो माथे पर टीका लगाने को लेकर ये पूरा विवाद था, जिसके चलते यहाँ पर जो छात्राएं हैं उन्हें स्कूल से निकाला गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हंगामा किया है। तो गाजियाबाद के स्कूल की ये खबर, जहाँ पर टीका लगाने के बाद विवाद बढ़ा। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है।
और ना ही कोई टीचर मना करती, ना ही गेट पे मना किया जाता है। क्या? नहीं, अगर किया है तो मेरे पास आते ये कौन सा तरीका है? स्टेज पे राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरा का पूरा 30-35 लोग आ गए। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए। अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़ें। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में कच्चे पैंट पहन के इतने लड़के लेके आ गए हैं। हमारे स्टाफ में ना तो कोई टीके हटवाता ना कटवाता है, कलावा भी नहीं कटवाता। देखिए राजकीय इंटर कॉलेज है ये और इसके बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। हालांकि अब प्रिंसिपल का कहना है कि अगर कुछ भी बात थी तो उनसे पहले संपर्क किया जाता और उसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं करती तब की बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हंगामा किया गया तो उसको लेकर वो थोड़ा नाराज भी हो रही हैं। लेकिन टीके को लेकर ये पूरा विवाद था और माथे पर टीका लगाने के बाद विवाद इतना बड़ा कि यहाँ पर नौबत इन बच्चियों को स्कूल से निकालने की पहुंची, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि अब प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया है कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता, ना टीका हटवाया जाता ना कलावे हटवाए जाते हैं। तो फिलहाल जो ये पूरा मामला था अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर बीच बचाव करने के लिए पहुंची थी। लेकिन इससे पहले हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इन छात्राओं को टीका लगाने के चलते स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था और मामला जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस भी मौके पर आती है और उसके बाद यहाँ पर इस पूरे मामले को शांत कराया जाता है। और प्रिंसिपल की तरफ से भी अब साफ कर दिया गया है कि स्कूल में ना तो टीका लगाने को कोई विवाद होगा और ना ही कलावा पहनने को लेकर कोई विवाद होता है। यानी कि ये सब परमिशंस यहाँ पर दी गई हैं। टीका भी लगा सकते हैं, कलावा भी पहनकर आ सकते हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज का ये मामला है और इस स्कूल के बाहर ये पूरा प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हंगामा किया था और यहाँ पर जो मुद्दा बताया जा रहा है वो है इन बच्चों के टीका लगाने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर टीका लगाकर ये छात्राएं स्कूल पहुंची थी और उसके बाद टीचर ने विरोध किया। हालांकि टीचर के प्रति भी काफ़ी गुस्सा जाहिर किया गया है। मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। हिंदू संगठनों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत कराया जाता है। और अब यहाँ के प्रिंसिपल ये कहती हुई भी नजर आ रही हैं कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। यानी जो बच्चियां हैं वो टीका भी लगा सकती हैं, कलावा भी पहन सकती हैं और उनके स्कूल में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है टीके और कलावे को लेकर। तो गाजियाबाद के मामला है जहां पर स्कूल में टीके को लेकर ये पूरा माहौल गर्माता हुआ दिखाई दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया था तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था।